पिछले 30 दिन में महाराष्ट्र में ऐसी उथल पुथल हो रही है और इतने रोज नए खुलासे हो रहे हैं कि उसका ट्रैक रखना भी मुश्किल हो रहा है। एक बात साफ हो गई कि ये महाविकास आघाड़ी कहते हैं, MVA, लेकिन अब साबित हो गया कि ये महावसूली आघाड़ी है, MVA। और इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है? CMP इज कलेक्ट मनी थ्रू पुलिस। पुलिस के द्वारा पैसे इकट्ठा करो, लूटो और वसूली करो। यही ये महाराष्ट्र सरकार का एकमात्र कार्यक्रम चल रहा है और इसीलिए सब दल इकट्ठा है। पिछले 30 दिनों में क्या क्या हुआ सामने हमारे? पहले तो 2 साल पहले वाजे को, 2-3 साल पहले वाजे को रीइंस्टेट किया और फडणवीस जी ने कहा कि ठाकरे जी का आग्रह था और परमवीर ने उसको रीइंस्टेट किया। दुनिया में सब प्रकार लोगों ने देखे, लेकिन पुलिस ही बम रखती है ये कभी नहीं देखा। ये भी मुंबई ने देखा कि पुलिस ही गाड़ी जिसकी चोरी हुई ऐसी कंप्लेंट है वो ले जाते, उसी में बम रखते। तो पुलिस को बम रखते पहली दफा देखा। फिर जिसकी गाड़ी थी उसकी हत्या होती है। हत्या किस इरादे से हुई वो तो अब सामने आएगा। फिर बीच में परमवीर सिंह की चिट्ठी आती है, फिर एक जज की कमेटी नियुक्त होती है, रश्मि शुक्ला का रिपोर्ट आता है, फिर CBI जांच शुरू होती है, अनिल देशमुख का इस्तीफा होता है, NIA की इंक्वायरी चली रही है, वाजे की गाड़ियां और कलाकारियां रोज नए खुलासे हो रहे हैं और अब वाजे का पत्र आ गया। पहले मैं ये जरा समझाना चाहता हूं कि वाजे और शिवसेना का रिश्ता क्या है। जरा आप दिखाइए। हाँ, इन्वेस्टिगेशन करने में बहुत ही होशियार अधिकारी है। बहुत से क्राइम इन्वेस्टिगेशन इस अधिकारी ने किया है। अब जो 2 जिले की उनकी मामला मिले आपको, उन मामलों में उसको अरेस्ट किया है। उन मामलों में मौत हुई है, मौत के रास्ते में मौत है। मैं क्या करूँगा कि ये सभी ठीक है, मामलों का तपास करने की ठीक है। पुलिस की। अब नेक्स्ट दिखाओ। उसमें यह आपने देखा हुआ प्रतिक्रिया है संजय राउत जी की, लेकिन और एक दिखाता हूं, लगाइए। हाँ, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री। बस मुख्यमंत्री 11 मार्च को कहते हैं कि सचिन वाजे ओसामा बिन लादेन नहीं है, सर्टिफिकेट दे रहे। 14 मार्च को संजय राउत कह रहे गिरफ्तारी के बाद कि एक होनहार, काबिल, कामयाब, इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को तकलीफ दी जा रही है। यानी
जिसके बारे में अब इतना सारा खुलासा हुआ है, उसके लिए इनका समर्थन कर रहे थे आखिरी दम तक। ये क्यों कर रहे थे? कि कहीं सच्चाई ना उगाले। सचिन वाजे कहीं सच न बोले, और उसके लिए उसका समर्थन उसके जेल जाने के बाद भी शिवसेना नेता कर रहे थे। फिर अब सचिन वाजे का पत्र आया। पत्र में तो कोर्ट को दिया है, और उसमें तो जो आरोप लगे हैं वो बहुत ही संगीन है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री के बारे में उसमें लिखा है कि 1650 बार और रेस्टोरेंट से 3-3, साढ़े 3-3 लाख रुपए वसूल करने का उन्होंने उनको बताया। वाजे को रीइंस्टेट करने के लिए, रीइंस्टेट को निकालने वाले थे, तो निकालने नहीं चाहिए, न निकाले, इसके लिए 2 करोड़ रुपए मांगे। अनिल परब के बारे में उसमें लिखा है कि जुलाई अगस्त 2020 में उन्होंने अपने बंगले पर बुलाया, और मुंबई में एक बड़ी स्कीम चल रही है भिंडी बाजार में रीडेवलपमेंट की। तो रीडेवलपमेंट के स्कीम के ट्रस्टियों की एक कंप्लेंट थी, तो उनको बुलाओ बोले, और कंप्लेंट का निमित्त से 50 करोड़ उनसे मांगो। वसूली के सिवा कुछ है ही नहीं उसमें। जनवरी 21 में बुलाया। उन्होंने कहा मुंबई कॉरपोरेशन के जो कॉन्ट्रैक्टर है, जिनके खिलाफ कंप्लेंट है, ऐसे 50 कॉन्ट्रैक्टर है, उनको बोलो कि या तो कार्रवाई बहुत आगे जाएगी, नहीं तो 2-2 करोड़ रुपए दे दो, तो 100 करोड़। और इलीगल गुटखा, अगर इलीगल ट्रेड कोई भी चलता है तो उसको पकड़ना राज्य सरकार का काम होता है, लेकिन ये पकड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उनको बुलाओ और उनसे 100 करोड़ ले लो। यानी यही हिसाब 250 करोड़ का लग गया। तो ये पूरी लूट चल रही थी। लेकिन जैसे ही अनिल परब पर आरोप किया, तब अब एकदम संजय राउत की प्रतिक्रिया बदली। उद्धव ठाकरे चुप हो गए, और अब ये समझने आया कि ये सच्चाई अगर उगालेगा तो उसके लिए अब उसकी भर्त्सना का भी, या उसके खिलाफ आज स्टेटमेंट एक छोटा दिया है। सो शिवसेना एंड दिस गवर्नमेंट नीड्स टू आंसर मेनी क्वेश्चंस कि आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है, लूट के सिवाय आपके यहां क्या चल रहा है, और इस लूट के लिए अगर आप सत्ता में आए हैं तो जनता को भी अपनी ताकत दिखानी पड़ती है। आप समझ लीजिए, यह अलायंस चुनाव में जीतकर नहीं आया है। चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अलायंस थी। शिवसेना के सभी उम्मीदवार मोदी जी का फोटो लगाकर चुन के आए, और बाद में वोटर से गद्दारी करते हुए वो मोदी विरोधकों से जाकर मिले। तो इसलिए इनको चुनाव में लोगों ने जिताया नहीं है। 2 पराजित पार्टियों के साथ हमारे साथ जो लड़ रहे थे, साथ में हमारे लड़ रहे थे, वो वहां जाकर मिले। ये महाराष्ट्र ने कभी नहीं देखी ऐसी गद्दारी हुई, क्योंकि इनका कार्यक्रम ही एक था, लूट करो। और इस लूट के लिए ये सब चल रहा है, यह हमें समझना चाहिए। और इसलिए मैं मांग करता हूं कि महाराष्ट्र की सरकार को अब सत्ता में रहने का जरा भी अधिकार नहीं है। उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और क्या दिखाएंगे दिन? रोज इतनी सारी बातें सामने आ रही है,
वाजे रीइंस्टेट होता है, पुलिस ही बम रखती है, हिरेन की हत्या होती है, वाजे का समर्थन करते हैं मुख्यमंत्री, परमवीर सिंह की चिट्ठी आती है, जज की कमेटी होती है, रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट आती है, सीबीआई की जांच होती है, अनिल देशमुख का इस्तीफा होता है, एनआईए की जांच चल रही है, वाजे की गाड़ियां और कलाकारियां रोज नए खुलासे हो रहे हैं, और अब वाजे का पत्र आया कोर्ट को दिया हुआ। उससे ये इस अलायंस का चरित्र सामने आया कि ये क्या है अलायंस, और इसलिए इनको सत्ता में रहने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये जो उनका रूप इस पत्र के द्वारा दिखा, कितना फैल गया भ्रष्टाचार, इतना फैला हुआ भ्रष्टाचार शायद ही किसी राज्य ने देखा होगा, इतना भयंकर। और ये भ्रष्टाचार ही महाराष्ट्र की अब पहचान बन गई इस सरकार में, और इसलिए हम इस पर केवल भर्त्सना नहीं करते, हम मांग करते हैं कि इस सरकार को अब सत्ता में बने रहने का जरा भी अधिकार नहीं है। मेरे तरफ से इतना ही है। इस पर कुछ पहले सवाल है तो जरूर पूछिए। Any questions? मराठी में जिनको मराठी चाहिए तो मैं 1-2 मिनिट में संक्षेप में बताऊंगा। महाराष्ट्राच्या अब्रूची पुरती लक्तर निघाली। गेल्या महिन्या 2 महिन्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये जे घडलं ते अतर्क्य होतं। पहिल्यांदा वाजे रिइन्स्टेट झाले, तिथपासून या कथेची सुरुवात होते। पण पोलीस बॉम्बचा तपास करतात, बॉम्ब ठेवतात, हे पहिल्यांदाच पाहिलं जगातलं उदाहरण आहे, मला वाटतं पहिलंच असेल। हिरेन मनसुखची हत्या होते, ज्याची गाडी होती। मुख्यमंत्री आणि त्यांचे मुख्य प्रवक्ते सचिन वाझेचं समर्थन करतात। परमवीर सिंग कमिशनर आहेत, त्यांचीच चिठ्ठी येते की माझ्याकडे 100 कोटी रुपये मागितले होते। रश्मी शुक्लांचा रिपोर्ट येतो, कशा बदल्यांमध्ये घोटाळा झाला। एक जजची कमिटी नियुक्त केली जाते, जी कमिशन ऑफ एन्क्वायरीमध्ये नसते, जी फक्त तोंडेखली असते, ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह असते। मग सीबीआय एन्क्वायरी येते, त्यामुळे अनिल देशमुखांना राजीनामा द्यावा लागतो। एनआयएची चौकशी रोज प्रगती करते, रोज वाझेंचे नवे नवे पराक्रम लक्षात येत आहेत। आणि आता वाझेंनी एनआयए कोर्टाला दिलेले पत्र आहे, हा तर एक अर्थाने बॉम्ब आहे, कारण याच्यामध्ये त्यांनी 250 कोटी रुपयाच्या भ्रष्टाचाराचं तारीख, महिना, ठिकाण सगळ्या सहित वर्णन केलं की देशमुखांनी त्यांना काढू नये म्हणून 2 कोटी रुपये कसे मागितले। 1650 बारमधून प्रत्येकी 3-3, 3.5 लाख रुपये गोळा करण्याचं म्हणजे परमवीर सिंगांच्या चिठ्ठीचं एका अर्थाने यातही एक आणखी समर्थन त्याचं मिळालं आहे। अनिल परब यांनी कसं पहिलं भेंडी बाजार रिडेव्हलपमेंटवाल्यांकडून 50 कोटी मागा, कॉन्ट्रॅक्टर्सकडून 50 कॉन्ट्रॅक्टरकडून 100 कोटी मागा, आणि गुटखा इलिगल ट्रेड चालतो त्यांच्याकडून कसे 100 कोटी मागा, अशा स्वरूपाचं सगळं सांगितलं। असं त्या पत्रामध्ये लिहिलं आहे। हे पत्र गंभीर आहे, आणि म्हणून एकूण महाराष्ट्राची लक्तर निघाली हे त्यातलं सत्य आहे। ही महाविकास आघाडी नसून महावलसुली आघाडी आहे, आणि यांचा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम CMP, कलेक्ट मनी थ्रू पोलीस, असा आहे। हेच या गेल्या 2 महिन्यातल्या घटनांतून दिसतं, आणि म्हणून महाराष्ट्राच्या सरकारला आता सत्तेवर राहण्याचा जरासुद्धा अधिकार नाही, कारण हे मुळात जनतेने निवडून दिलेलं सरकार नाहीच आहे। जनतेने भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना आघाडीला बहुमत दिलं, शिवसेनेचे उमेदवार मोदींचा फोटो लावून जिंकून आले, आणि नंतर मोदी विरोधकांशी हात मिळवणी करणे, त्यांना वसुली हा त्यांचा मुख्य इंटरेस्ट होता। आणि म्हणून ही जी रूप आलेलं आहे बाहेर, हे अतिशय गंभीर आहे। महाराष्ट्राच्या सरकारने राजीनामा द्यावा अशी आम्ही मागणी करतो।
हा सच्चा मुद्दा है. एनी अदर क्वेश्चन? सर वेस्ट बंगाल से एक ईडी ने हाँ बताओ. सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसमें ये कहा गया है कि मौखिक रूप से आरोप लगाए गए परमवीर की तरफ से जो पूर्व गृह मंत्री हैं उनको, तो मौखिक रूप से यदि कोई चीज बोली जाती है उस पर सीबीआई की जांच कैसे हो सकती है? हाईकोर्ट ने गलत आदेश दिए हैं, इस तरीके की बात है. ऐसा है, वो रिजल्ट आने दो, बाद में हम बात करेंगे ना. एक और वो तो एक न्यायिक प्रक्रिया है. हाँ सर वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ ईडी ने कोर्ट में एक हलफनामा दिया है, उसमें ये कहा है कोल स्कैम में मई से सितंबर 2020 के बीच में 167 करोड़ रुपए दिए गए थे बांकुरा के इंस्पेक्टर को, जो कि अनूप मांझी के द्वारा दिए गए थे, और ये पैसा अभिषेक बनर्जी के रिश्तेदारों को मिला. हाँ, नहीं तो ऐसे ऐसे यानी जो भी कहानी कहीं से भी सुन रहे हो तो लूट की कहानी सुन रहे हो ना. तो लूट की कहानी का नाम हो गया ये खैर बीजेपी सरकार है. हाँ So several state governments have come out and declared that they have shortage of vaccine. They are questioning why the government really is rigid on not. पहले बताता हूँ. बहुत अच्छा सवाल. मैं साफ करना चाहता हूं कि जैसे महाराष्ट्र में आज सुबह 23 लाख डोसेस महाराष्ट्र सरकार के पास है. दिन में 4, 5, 6 लाख जितने भी लगाएंगे उससे ज्यादा कल आते हैं, और 3-3 दिन का पाइपलाइन में रहता है. 23 लाख यानी 5-6 दिन का स्टॉक है. अब वहां जिलों में भेजना, जिलों से तहसील में जाना, तहसील में वो जहां सरकारी हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलता है वहां तक डिस्ट्रीब्यूट करना, ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, केंद्र सरकार की नहीं है. केंद्र सरकार सभी राज्यों को जितनी उनकी क्षमता है, कल जितने दिए उससे ज्यादा आज के मंजूर होता है कोटा. आज जितने देंगे उससे ज्यादा कोटा कल के लिए मंजूर होगा. तो ये सूत्र है. क्योंकि महाराष्ट्र में इतने सब बोल रहे हैं 5 लाख डोज तो खराब कर दिया. 5 लाख डोज कब नहीं होते. 5 लाख डोज खराब हुए क्योंकि प्लानिंग ही नहीं ढंग से. एक वायल निकालने के बाद 10 लोगों को लगना है टीका, उसमें 10 लोगों का टीका होता है. तो 4-5 लोगों को दिया, बाकी लोग वहां नहीं आए, खराब हुआ. ऐसा कैसा चलेगा. तो प्लान करना पड़ेगा. ये राज्य सरकार की ड्यूटी है. राज्य सरकार अपना काम ठीक नहीं कर पा रही है और दूसरे को दोष दे रही है. ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसी स्थिति है. So but you are talking only about Maharashtra. There are other states also. नहीं, because I have taken full information on Maharashtra, but you can take from health official information of all other states, but the story runs the same. कहीं भी 3-4 दिन का स्टॉक हमेशा रहता ही है और उतना पाइपलाइन में रहता है, वो और आता रहता है. जितने आप वैक्सीनेशन करोगे उससे ज़्यादा स्टॉक सरकार देती रहती है. ये सब देश भर में सच है. सर एक सवाल है. एक आरटीआई सामने आया है कि उन्होंने बोला है, रिप्लाई किया आया है, सामने आया है कि इंफॉर्मेशन कि गवर्नमेंट ने व्हीकल रजिस्ट्रेशन डेटा एक प्राइवेट कंपनी को. ये नहीं, नितिन गडकरी जी को पूछिए. ये ऐसे नहीं है. मोस्ट ट्रांसपेरेंट वे में हम आगे बढ़ रहे हैं. सर राहुल गांधी कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें कम हो गई, लेकिन आपने यहाँ नहीं. इंटरनेशनल, मार्केट में तेल की कीमतें कम हो गई. हाँ, यहाँ नहीं. ये बहुत पुराना लॉजिक है. जब उनकी सत्ता थी उनको ध्यान नहीं था.